अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे ज़ूलॉजी फर्स्ट ईयर के नॉन रीजनिंग क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़े से क्वेश्चन किए थे, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे सेकंड पार्ट में। अब क्या होगा, पहला सवाल है हमारे पास, राइट पैरासिटिक एडॉप्टेशंस ऑफ फ्लैट वर्म्स। ठीक है, तो हमें पैरासिटिक एडॉप्टेशंस बतानी है फ्लैट वर्म्स में जो दी हैं, फ्लैट वर्म्स, प्लेटिहेल्मिन्थेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमें इसमें बताना है कि वो इस तरह से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं कि वो आसानी से सर्वाइव कर सकें। तो सबसे पहले तो उनकी बॉडी का जो थिक कवर होता है वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है डिफेंस अगेंस्ट होस्ट मैकेनिज्म्स, यानी कि जिस भी होस्ट के ऊपर वो रिलाई कर रहे हैं अपनी मतलब अपना डेवलपमेंट के लिए या रहने के लिए। हमें पता है कि पैरासाइट जो होते हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के फूड और ये सब हासिल करता है, तो उनके बॉडी का जो थिक कवर होता है वो उनको प्रोटेक्ट करता है जो होस्ट पे, यानी कि जिस पे वो रह रहे हैं उसके अपने डिफेंस मैकेनिज्म से। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि उनके पास जो है हुक्स, स्पाइंस टाइप, मतलब नुकीली सी सकर्स टाइप डेवलप हुए होते हैं, बने होते हैं, जिसके ज़रिए वो जो है होस्ट की बॉडी से इस तरह से अटैच होके रहते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो जो उनका एलिमेंट्री कैनाल होता है वो रिड्यूस होता है या फिर बिल्कुल भी एब्सेंट होता है, क्योंकि वो जो है डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड हासिल कर रहे होते हैं होस्ट की बॉडी से, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है एलिमेंट्री कैनाल की एज सच। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उनका बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, यानी कि हर सेगमेंट में एक रिप्रोडक्टिव सेट मौजूद होता है। फर्टिलिटी रेट इसलिए हाई होता है क्योंकि होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से उनको ख़तरा होता है, तो वो अपना फर्टिलिटी रेट हाई रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। अब हमें इनमें से हर क्लास की कुछ एग्जाम्पल्स लिखनी है। अब पहली है हाइड्राजोआ। हाइड्राजोआ आपको कहाँ से ली गई है, वो फाइलम पॉलीफेरा प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ से लिया गया है हाइड्राजोआ क्लास, और इसके एग्जांपल्स में आपको आ जाता है हाइड्रा, ओबेलिया और फाइसेलिया। ये आपको बुक में आराम से मिल जाएंगी। आपको हर क्लास की कुछ एग्जांपल्स याद होनी चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए कि कौन सी क्लास कौन से फाइलम से बताई गई है या पूछी गई है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिमेटोडा। अब ट्रिमेटोडा क्या होता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस से होता है, और इसकी एग्जांपल है फेसियोला और हिपैटिसा। बस इतनी ही थी बुक में। ठीक है, बाइवेल्विया जो है हमारी फाइलम मोलस्का से लिए गई है क्लास, और इसके एग्जांपल्स में आ जाता है यूनियो, माइटिलियस और पर्ल ऑयस्टर्स। नेक्स्ट है पॉलीकीटा। अब ये पॉलीकीटा जो है एनिलीडा की क्लास है, फाइलम एनिलीडा की, और इसके एग्जांपल्स में आ जाती है जबेला, पीकॉक वर्म और नेरीस यानी क्लैम वर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंक्शंस ऑफ लिवर। अब लिवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें से हम कुछ शॉर्ट नोट लिख रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम छोटा छोटा करके बता देंगे कि लिवर जो है मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कराता है, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी कि उनकी ब्रेक डाउन और फॉर्मेशन में मतलब इन्वॉल्व होता है। अब ये जो है ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कैसे कि लिवर पेनक्रियास से इंसुलिन सिक्रीट होता है, एक एंजाइम जो कि कन्वर्ट करवाता है ग्लूकोज को इनटू ग्लाइकोजन, और फिर वो ग्लाइकोजन जो है लिवर में स्टोर हो जाता है। और ये अपने अंदर लिवर जो है अपने अंदर विटामिन्स भी स्टोर करता है, मिनरल्स भी स्टोर करता है, फैटी एसिड भी स्टोर करता है। फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करके कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट कर देता है। जब हमारे पास ग्लूकोज डिप्लीशन जाती है, फास्टिंग कंडीशंस में ऐसा होता है, रोज़ा वगैरह रखा होता है अपने जब हम बहुत ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं। अब ये जो है विटामिन मिनरल भी स्टोर करता है। लिवर जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज करते हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं उन्हें भी बनाता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन और क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि हमारे खून को जो है क्लॉट करवा देते हैं। जैसे हमारा खून जैसे कहीं कट लगता है तो फ़ौरन से थोड़ी देर निकलने के बाद जमना स्टार्ट हो जाता है, वो चीज़ किसकी वजह से हो रही होती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से। और जो है बाइल भी प्रोड्यूस करवा रहा होता है लिवर हमारा, और एक्सक्रीशन भी करवा रहा होता है बाइल की, बाकी के दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट को भी, यानी हार्मोन्स वगैरह और दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी एक्सीड करवाता होता है लिवर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का। अब जो हम सांस लेते हैं तो एक बार हम सांस अंदर लेते हैं और एक बार हम सांस बाहर
मतलब बाहर की तरफ फेंकते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है, अगर हम हवा को अंदर ले रहे हैं तो वो कहलाएगी इंस्पायरेशन, इन यानी अंदर, और अगर हम हवा को बाहर निकाल रहे हैं तो उसे हम कहेंगे एक्सपायरेशन। बाकी इंस्पायरेशन एक्टिव है और एक्सपायरेशन पैसिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इंस्पायर कर रहे होते हैं तो हमें मसल्स की ज़रूरत होती है इंस्पायर करने के लिए, लेकिन जब हम एक्सपायर करते हैं तो वो यानी कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए मसल्स की ज़रूरत होती है, मसल्स की ज़रूरत होती है। और जब हम एक्सपायर कर रहे थे, हमें बाहर हवा निकालनी है, तो जस्ट जो लंग्स एक्सपेंड हुए होता है उनकी इलास्टिक रिकॉइल होती है और हवा बाहर निकल जाती है, उसमें हमें किसी मसल्स की ज़रूरत नहीं होती है, इस वजह से हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास का पॉइंट है रिब केज स्टर्नम। जो होता है हमारा रिब केज यानी कि जो हमारी पसलियाँ होती हैं, जो स्टर्नम होता है आगे सीने की हड्डी होती है, वो दोनों जो है आगे की तरफ और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, आउटवर्ड बाहर की तरफ बढ़ते हैं। बाहर की तरफ बढ़ने से क्या होता है कि हमारी थोरेसिक कैविटी यानी जो लंग्स वाला एरिया है उसका साइज़ बढ़ता है, ताकि लंग्स जब फूलें या एक्सपेंड करें तो उन्हें जगह मिल सके, ठीक है। और एक्सपायरेशन में जब हवा बाहर निकालनी होती है तो रिब केज और एक्सटर्नम यानी पसलियाँ जो सीने की हड्डी होती है, ये इस तरह से अंदर की तरफ आ जाता है, ताकि कैविटी का साइज़ जो है डिक्रीज़ हो जाए और लंग्स सूख सकें, करीब आ सकें और हवा को बाहर एक्सपेल आउट कर सकें। सही है। इंक्रीज़ होता है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम। थोरेसिक कैविटी एक्चुअल में क्या होती है, जो रिब केज वाला सारा एरिया होता है जहाँ पे हार्ट और लंग्स मौजूद होते हैं, उसे कहते हैं, वो पूरा पार्ट थोरेसिक कैविटी कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो साइज़ बढ़ता है ताकि लंग्स एक्सपेंड कर सकें, और जब हवा बाहर निकालनी होती है तो उसका साइज़ डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्रेंशिएट करना है हमें आर्टरीज और कैपिलरीज में और वीन्स और कैपिलरीज में। अभी आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज ये सारी जो है ब्लड वेजल्स होती हैं, अपने अंदर ब्लड रखती हैं, लेकिन अलग अलग तरह की होती हैं, तो हमने इन्हें अलग अलग तरह के नाम दिए हैं। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं, यानी कि जो उनकी फॉर एग्जांपल एक पाइप है और वो इतना थिक है, तो अगर उसकी वॉल थिक है तो उसे हम कहेंगे आर्टरीज, और जो इसके बीच का एरिया है यानी डायमीटर, इसको हम कहते हैं ल्यूमन। सही है। तो आर्टरीज का जो ये होता है वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है, उसमें 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। सही है। तो 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। उसके बाद अगर हम उसके ल्यूमन की बात करें यानी कि याला डायमीटर, तो वो बहुत छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है। तो थिक वॉल, छोटा ल्यूमन, और बाकी क्या चीज़ बताइए कि इसके अंदर कोई भी सेमी ल्यूनर वॉल्व्स नहीं होते। अब ये सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ये आर्टरी है या कोई भी ब्लड वेसल है, अगर उसमें इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में वापस भी तो आ सकते हैं, तो उस चीज़ को जो है वॉल्व्स लगे होते हैं यहाँ पे, जो कि फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी कि जब ये यहाँ से खून आगे चला गया तो ये वॉल्व्स की वजह से बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन ये चीज़ आर्टरीज में मौजूद नहीं होती, क्योंकि आर्टरीज में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से ब्लड आगे की तरफ फ्लो कर रहा होता है, तो हमें ज़रूरत नहीं होती है यहाँ से मिलोनर वॉल्व्स की। दूसरी बात, आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं अपने अंदर, यानी जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो आर्टरीज अपने अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, बेसिकली आर्टरी का मतलब होता है वो वेसल जो हार्ट से निकल के कहीं भी जाए, लेकिन क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से निकल के लंग्स में जाती है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लंग्स में जाती है और ऑक्सीजनेशन कराती है। तो जस्ट पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? वेन्स जो होती हैं थिन वॉल्ड होती हैं, आर्टरीज के मुकाबले इनकी वॉल काफ़ी थिन होती है, और इनका ल्यूमन, जब इनकी वॉल थिन है तो इनका ल्यूमन जो है थोड़ा लार्ज होता है। तो इनका ल्यूमन जो है लार्ज होगा, उसमें सेमी ल्यूनर वॉल्व्स भी होंगे ताकि वो आगे जाते हुए ब्लड के बैक फ्लो को रोक सके, ठीक है। और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट काफ़ी कम हो चुका होता है, यूज़ हो चुका होता है ऑक्सीजन, तो इस वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी के भी वो एक्सेप्शनल केस है कि पल्मोनरी वेन्स में नहीं होता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये हार्ट है फॉर एग्जांपल, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लेके जा रही है लंग्स तक लेके जा रही है, तो ये
डीऑक्सीजनेटेड लेके आ रही थी, जो एक्सेप्शनल केस था। इसी तरह लंग्स से जब वापस हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो उसको हम कहते तो पल्मोनरी वेन है, लेकिन उसमें होता ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैपिलरीज जो होती हैं वो बहुत ही छोटी छोटी सी नैरो वेजल्स होती हैं जो कि इंटरकनेक्शन होती हैं एक तरह से आर्टरीज और वेन्स के दरमियान। यानी यहाँ पे आर्टरी खत्म हो रही है तो यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी कैपिलरीज होंगी जिन्हें कहेंगे छोटी छोटी वेजल्स होंगी जिन्हें कहेंगे कैपिलरीज, और वो आगे जाके वेन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत नैरो होती हैं और इनमें 3 लेयर नहीं होती हैं। जिस तरह से आर्टरीज और वेन में 3 लेयर्स होती थी, इस तरह इसमें बस एक लेयर होती है एंडोथीलियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लिम्फेटिक वेजल्स बताना है, लिम्फेटिक सिस्टम को डिफाइन करना है और उसके फंक्शन भी बताना है। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम भी वेजल्स होती हैं, लेकिन वो ब्लाइंड वेजल्स होती हैं। अब ये ब्लाइंड वेजल्स क्या हैं जिन्हें लिम्फेटिक्स कहते हैं? यानी कि ऊपर से तो ये खुली भी होती हैं जिसमें लिम्फ आ रहा होता है, लेकिन एंड में जाके ये बंद हो जाती हैं, ब्लाइंड एंड होता है इनका। ठीक है, तो ब्लाइंड वेजल्स होती हैं जो कि ड्रेन करती है लिम्फ को पूरी बॉडी से वापस ब्लड स्ट्रीम में। यानी कि जब हमारी कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, जब आर्टरीज से वेन में लाते हैं, कैपिलरीज में लाते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो काफ़ी लिम्फ जो है उसमें से लीक होकर टिश्यूज़ में चला जाता है। जब वो लिम्फ टिश्यूज़ में जमा हो जाता है तो वेन्स में ब्लड वापस आने के बाद हमें टिश्यू यानी कि बॉडी को लिम्फ वापस भी तो करना है ना। अगर हम वो लिम्फ वापस नहीं करेंगे तो 24 आवर्स के अंदर डेथ भी हो सकती है। तो इसको वापस ले जाने का काम जो है ये लिम्फेटिक वेजल्स करेंगे कि वो लिम्फेटिक वेजल्स उस लिम्फ को अब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी से होता हुआ वापस कर देंगे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि ये सबसे पहला तो ये कि एक ड्रेनेज चैनल प्रोवाइड करते हैं वाटर और प्लाज्मा प्रोटीन के लिए। यानी कि जो ड्यूरिंग कैपिलरी से गुजरते हुए वहाँ से जो वाटर और प्रोटीन्स वगैरह लीक हो गए थे टिश्यूज़ में, वो उनको वापस लेके जाती हैं ब्लड वेसल्स तक। फॉरेन पार्टिकल अगर कोई आ जाता है बाहर से, कोई बैक्टीरिया या कुछ भी, अगर वहाँ पे सेल डिस्ट्रॉय हो गया है तो सेल डेब्रिस मौजूद है, यानी कि डिस्ट्रॉयड सेल का पार्ट मौजूद है, तो इन चीज़ों को यानी कि एक तरह से कचरा साफ करने वाला काम करती हैं। तो वो फॉरेन पार्टिकल्स और सेल डेब्रिस को वहाँ से रिमूव कर देती हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, बाकी दूसरा ये है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी सेल्स है, यानी जब वहाँ पे कोई वो आता है और कोई बैक्टीरिया या कोई भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट सब्सटेंस आता है तो उसको वहाँ डिस्ट्रॉय करके उसकी कुछ पार्टिकल्स को निशानी के तौर पे रख लेती हैं और एंटीबॉडीज़ को यानी कि बी सेल्स को मौजूद दे देती हैं, ताकि फिर बी सेल्स जो है उनके खिलाफ एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं और एंटीबॉडी जो होती हैं वो फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं वो अब्जॉर्ब करती हैं, यानी एक तरह की लिम्फ कैपिलरीज होती हैं जिन्हें कहते हैं लैक्टील्स, जो कि इंटेस्टाइन वगैरह में मौजूद होती हैं। वो वहाँ पे क्या काम करती हैं? वो अब्जॉर्ब करती हैं डिलीवरी फैट्स वगैरह जो होती हैं, मतलब जो फैट होता है ना, वो वहाँ से उसको अब्जॉर्ब करके फिर बॉडी में डिलीवर करती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, जिन्हें लैक्टील्स कहते हैं। यहाँ पे हमारा मॉडल पेपर के जो नॉन रीजनिंग क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर के वो एंड हो जाते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।